कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JRF शाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपकी पिछली क्लास में आपको डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का जो विषय था वो शुरू किया था। उसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में समझाया था और बताया था कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस की समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस की गहन समझ ही आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाती है। उसी के आगे हम आज आपके शुरू कर रहे हैं क्लास फर्स्ट, जिसमें यूनिट फर्स्ट से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सिलेबस की वीडियो में हमने बताया था कि जब हम आपकी यूनिट शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको बता देंगे कि आपको उस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो ये आप एक बार देख लेंगे। जैसे आपकी यूनिट फर्स्ट है सिद्धांत तथा अवधारणाएं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहला पूर्व धारणाएं एवं उपागम, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पूर्व धारणाओं में कुछ धारणाएं हैं जिसमें आपको पढ़ना है ऐतिहासिक धारणाएं जो हैं, और आपके आईआर से रिलेटेड जितनी भी धारणाएं हैं उनको आप एक नजर में देखेंगे। उसके बाद राष्ट्र की अवधारणा को आप पढ़ेंगे, जिसमें आप राज्य और राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। राज्य क्या होते हैं, राष्ट्र क्या होते हैं और इनका अवधारणाएं क्या क्या है, इसके बारे में आप देखेंगे। अगला जब आप अगली यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रमुख अवधारणाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा जो आपके विषय के लिए इंपॉर्टेंट पक्ष है उसको आप पढ़ेंगे। उसकी धारणा के बारे में आप उसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा पढ़ेंगे आप इसमें। इसके आयाम के बारे में पढ़ेंगे। अगले हम पढ़ेंगे महाशक्ति, मध्य शक्ति तथा अल्प शक्ति राष्ट्रों के बारे में। इनकी क्या क्या अवधारणाएं सुरक्षा को लेकर, इनकी सुरक्षा की जो अवधारणाएं हैं, सुरक्षा अवधारणा। जैसे आपने देखा होगा महाशक्ति राष्ट्र कौन कौन से हैं, यूएसए है, और यूएसएसआर जो पहले हुआ करता था वह रशिया है। मध्य शक्ति में भारत, चीन जैसे राष्ट्रों को। अल्प शक्ति में आप अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों को देखेंगे तो उनकी क्या क्या सुरक्षा अवधारणाएं हैं या उनके सामने क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं, तो उसको आप इसमें देखेंगे। अगले आप देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाएं। इसमें आप राष्ट्रीय सुरक्षा जो संरचनाएं हैं आप देखेंगे। इसमें सशस्त्र सैन्य बल, किसी भी राष्ट्र के कौन कौन से सैन्य बल हैं। जैसे हमारे यहाँ पर है अलग अलग सैन्य बल है। पहला पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे यहाँ पर, और हमारे इसमें बीएसएफ आती है, इसमें सीआरपीएफ आती है, और हमारे पास एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है। इसके बारे में साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे गुप्तचर एजेंसियों के बारे में। गुप्तचर एजेंसी, भिन्न भिन्न देशों की अलग अलग गुप्तचर एजेंसी होती हैं जिनके कुछ नाम है। जैसे केजीबी आप देखेंगे पहले हुआ करती थी, उसका नाम भी चेंज हो गया है। जो रूस की थी, हमारे यहाँ की आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो से बोलते हैं, या रॉ है। इसको आप देखेंगे। अलग देश में अलग अलग संस्थाएं हैं उनको देखेंगे। और अन्य पुलिस बल इसमें आप पढ़ेंगे कि सुरक्षा में उनका क्या योगदान है, इसके बारे में। अगले आप देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश। जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, एक आंतरिक एवं बाह्य परिवेश के बारे में। आंतरिक मतलब देश के अंदर क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं, और बाह्य सुरक्षा चुनौतियां हमारे देश के लिए क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला आप देखेंगे रक्षा, विदेश और गृह नीतियां, कि यहाँ पे रक्षा नीति क्या है, विभिन्न देशों की रक्षा नीतियां, विभिन्न देशों की विदेश नीतियां, और भिन्न भिन्न देशों की गृह नीतियां क्या क्या हैं, जो प्रत्येक देश की अलग अलग होती हैं, वहां देश की कंडीशन को लेकर बनाई जाती हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। अगली जो यूनिट है वो है यूनिट
8। यूनिट 8 में हम देखेंगे सैन्य गठबंधन। आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के युद्ध हुए हैं, उनमें किस प्रकार से किन किन देशों के बीच गठबंधन हुए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अलायंसेस देखने को आपको मिलती हैं, तो उसको आप पढ़ेंगे। समझौते के बारे में पढ़ेंगे। जब युद्ध होते हैं तो युद्ध के शांति स्थापना हेतु समझौते होते हैं, उन समझौते के बारे में पढ़ेंगे। संधियां होती हैं, संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम एक विस्तार रूप में पढ़ेंगे। अगला आप देखेंगे गुटनिरपेक्षता, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, इसकी अवधारणाओं के बारे में देखेंगे। गुटनिरपेक्षता क्या होती है, आपने जैसे पढ़ा है, नैम बोलते हैं इसको, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो 1960 में हुआ था, उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी लेंगे। फिर हम शक्ति संतुलन को देखेंगे और सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, तो इसको आप देखेंगे। अगले आप देखेंगे भयावहन एवं तनाव शिथिल। आज के वर्तमान युग में भयावहन और तनाव शिथिलता का बहुत महत्व है, क्योंकि आज का युग क्या है, परमाणु युग है। परमाणु युग, आज के समय में युद्ध कम, भयावहन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे, विस्तार से इसकी जानकारी लेंगे। तो आपने 10 यूनिट को देखा, आपने इसमें एक चीज नोट की होगी, अगर आपने पिछले वर्ष के कुछ पेपर देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, चाहे उस सिद्धांत को लेकर हो, राष्ट्रीय सुरक्षा लेकर हो, राष्ट्रीय सुरक्षा है आपका, राष्ट्र राज्य हो गए, और आपका महाशक्तियां मध्य शक्तियां हो गई, राष्ट्रीय सुरक्षा में रक्षा, विदेश और गृह नीतियां जो हैं, सैन्य गठबंधन, समझौते, संधियां जितनी भी हैं, इनसे आप देखेंगे कि इस यूनिट से आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इस यूनिट से क्या होगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, तो आप हमारे साथ बनकर बने रहिए साथ। और इस यूनिट को पढ़ने के लिए हम शुरुआत करते हैं आपके लिए क्लास को। इसके अंतर्गत हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसे देखते हैं। आप हायर एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको सतही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सतही ज्ञान के साथ साथ आपको गहन ज्ञान की समझ भी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने सब्जेक्ट विषय में गहन जानकारी नहीं रखेंगे, आप जो है देखेंगे कि क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो हल करने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको सब्जेक्ट की गहन जानकारी हो, इससे पहले आप यूनिट वाइज आपने देख लिया कि आपके यूनिट में क्या क्या आता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग बताते हैं कि हम एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले सिलेबस को देखा है हमने, लेकिन हम देखते हैं कि एग्जाम में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ये बताते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस आ गया? बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिलेबस को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। सिलेबस आपके एग्जाम का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन जो था कि वो हमारे सिलेबस से बाहर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्टली 90% की अगर मैं बात करूं, 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिलेबस को अच्छे से देखा नहीं, समझा नहीं, गहन सोच उसके बारे में विकसित नहीं की, उसके विभिन्न पक्षों को नहीं देखा कि उसके यूनिट में क्या क्या है, मुझे क्या पढ़ना है। वही बच्चे जो क्या करते हैं, ये आके बताते हैं कि सर ऐसा हुआ कि हमारे क्वेश्चन तो आया लेकिन वो क्या था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो वहां से हमारा क्वेश्चन बना ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में बुक्स पूछ ली जाती हैं, तो आपको बोले कि अगर हमारे सब्जेक्ट में तो ऐसी यूनिट कोई दी ही नहीं है कि विभिन्न बुक्स के बारे में पूछा गया हो, ऐसी कोई यूनिट है ही नहीं हमारे में, तो ये कैसे पूछ लिया, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो गया? तो ऐसा नहीं है। बुक्स के बारे में विभिन्न प्रकार के जो विचारक है उनकी बुक के बारे में पूछा जाता है, तो विचारक आपके यहाँ हैं, उनकी बुक के बारे में अब अलग अलग आपको ये सब चीज़ बताई थोड़ी ना जाएगी कि क्या क्या होने वाला है आपके एग्जाम में, क्या आने वाला है। तो इसके लिए आपको एक समझ विकसित करनी होगी अपने सिलेबस को लेकर। तो हमने देखा पहले सिलेबस पर हमने एक पूरा व्यू पिछले क्लास में लिया था, आज हमने यूनिट पर एक व्यू लिया कि यूनिट में हमारा क्या क्या आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आपकी
क्लास जिसमें आपने यूनिट में पहला देखा था, जो आपको पहले पढ़ना था, वो है आपका पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाएं एवं उपागम। उपागम, उपागम कह सकते हैं इसे, हम इसे दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण इसको बोल सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी बातें और जान लेते हैं। वो बातें हमारे सब्जेक्ट को लेकर हैं। रक्षा अध्ययन जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है? विषय की समझ भी तो जरूरी है, सिलेबस को समझ लिया, लेकिन उससे पहले आपने विषय समझा नहीं कि विषय में क्या क्या आता है। तो हम देखते हैं कि विषय क्या है हमारा। जो रक्षा अध्ययन है वो अंतः विषय क्षेत्र है। अंतः विषय क्षेत्र है। अंतः विषय क्षेत्र का मतलब इसके अंतर्गत और भी अन्य विषय जो सुरक्षा की दृष्टि से अन्य विषय जो महत्वपूर्ण है, वो भी इसमें उनकी झलक आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, एरिया स्टडीज हो, ऐसी अन्य विषय जो आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी कुछ ना कुछ झलक आपको अपने सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे? जो अपना सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा को आप लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आप सैन्य रणनीतियां पढ़ते हैं। सैन्य रणनीतियों के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनके बारे में आप देखते हैं। ये आपके मेन टॉपिक्स जो हैं आपके सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आप उसमें जो देखते हैं वो है रक्षा एवं सुरक्षा रणनीतियां। सुरक्षा रणनीतियां, सुरक्षा एवं सुरक्षा रणनीतियां, सुरक्षा चुनौतियां, क्या करते हैं आप? एक विश्लेषणात्मक अध्ययन देखते हैं। विश्लेषणात्मक अध्ययन जो है आप देखते हैं। तो सब्जेक्ट की समझ आपको होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पूछ ले कि आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप कहते हैं कि रक्षा अध्ययन के हैं और नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर कोई ये पूछ ले कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है, आपके सब्जेक्ट में क्या आता है, मोस्टली मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इस सब्जेक्ट से पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जैसे हमारा विषय है रक्षा अध्ययन, इसमें क्या होता है कि युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है, लड़ाइयों के बारे में पढ़ाया जाता होगा, गोला बारूद के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे विषय में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सैन्य रणनीतियां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा एवं सुरक्षा रणनीतियां, सुरक्षा चुनौतियां, उनके विश्लेषणात्मक अध्ययन को लेकर समझ एक डेवलप की जाती है। तो आपने ये देख लिया कि आपके सब्जेक्ट में किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, किन किन चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं, और आपने इसके बाद देखा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। अब आपका एक ओवरव्यू बन गया होगा कि नेट के एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आना है और किस प्रकार क्वेश्चन आना है। इसके लिए आपको PYQ का सहारा लेना पड़ेगा। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास पूर्व धारणा एवं उपागम से। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। पूर्व धारणा और उपागम, ये धारणाएं जो हैं और जितने भी दृष्टिकोण है, इनको हम आगे पढ़ते रहेंगे। जो भी जितनी भी यूनिट आएंगे धीरे धीरे में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, लेकिन यहाँ हम कुछ ऐसी धारणाओं और उपागमों के बारे में एक छोटा ओवरव्यू लेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि किस प्रकार की धारणाएं और उपागम आपके सब्जेक्ट्स को रिलेट करते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व धारणाओं के बारे में पहले देखेंगे। यहाँ पर कुछ मेन पूर्व धारणाएं जो हैं उनको नोट करते चलेंगे। पहली जो धारणा बनती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजम्पशंस। इसमें पहली धारणा जो है तो आप देखेंगे यथार्थवाद। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहली धारणा यही है, लेकिन मोस्टली ये है, इसे हम रियलिज्म बोलते हैं, इसकी धारणा आती है। दूसरी अवधारणा जो हम देखेंगे वो उसमें होगी सुरक्षा दुविधा को लेकर। सुरक्षा दुविधा, इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते चलेंगे। पहले नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक करके उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। यह है सिक्योरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा। थर्ड जो है वो है तर्क संगतता। तर्क संगतता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलिटी। तीन ही हो गई, सीधा सा धारणा है, तो इनको आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम देखेंगे। पहली यथार्थवाद, दूसरी सुरक्षा दुविधा और तीसरी तर्क संगतता है। अगले हम इसमें देखेंगे, मैं साफ कर देता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ जाए। पूर्व धारणा सब्जेक्ट की है, इसमें देखते हैं एजम्पशंस। इसमें तीन आप नोट करिए, चौथी आप नोट करेंगे। चौथी है इसमें गेम थ्योरी, ये दृष्टिकोण में भी आती है और यहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगी गेम थ्योरी। से हिंदी में बोलते हैं खेल सिद्धांत, इंग्लिश में भी कभी लिखा होता है गेम थ्योरी, सीधे नाम दे देगा गेम सिद्धांत, गेम थ्योरी हिंदी में लिख देगा या हिंदी में लिख के इसको दे सकता है। अगली पांचवी आप पढ़ेंगे, इसमें है खेल सिद्धांत के बाद राज्य केंद्रितवाद। राज्य केंद्रितवाद, राज्य केंद्रितवाद से बोलते हैं स्टेट सेंट्रलिज्म। स्टेट सेंट्रिज्म, स्टेट सेंट्रिज्म से बोलते हैं। अगली आपकी स्टडी बल का प्रयोग, बल का प्रयोग, यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स। अगला सातवीं आपकी जो धारणा है वो है शक्ति संतुलन की, शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन। अभी आपने जब आप यूनिट में देख रहे थे 10 यूनिट में, तो आपने देखा था 9th यूनिट में शक्ति संतुलन दे रखा था, तो उसको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे भी। क्या है ये? बैलेंस ऑफ पावर, BOP से बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, ऑफ पावर। आठवीं धारणा इसमें वो है भयादोहन। भयादोहन से भी आपने देखा था अभी, भयादोहन डिटरेंस बोलते हैं इसको, डिटरेंस, या हिंदी में कहीं कहीं लिखा होता है निरोध। नाइन्थ यूनिट आपकी है, सॉरी 9th यूनिट नहीं, 9th धारणा। नवी धारणा जो आपकी क्या है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता। उसकी धारणा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता। कभी कभी ऐसा होता है कि धारणाओं से क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है ये धारणा किस प्रकार की है, तो उसमें आप अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैं आपकी
इसको बोलते हैं एनार्की इन इंटरनेशनल सिस्टम, IS, अंतर्राष्ट्रीय कानून। और अंतिम जो आपकी है 10वीं, वो है शक्ति और सुरक्षा को लेकर। तो लिख देता हूँ शक्ति और सुरक्षा, इसे बोलते हैं पावर एंड सिक्योरिटी। तो ये धारणा जो है महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, कुछ जो विद्वानों ने इसमें बताई हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। अब बाकी और भी धारणाएं इसमें हैं, और समय समय पर ये धारणाएं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बदलती भी रहती हैं, तो हम यह देख लेंगे। शुरू से हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ते चलेंगे, ताकि एक समझ हमारी बन जाए इन धारणाओं को लेकर। कभी कभी ये शब्द हमारे सामने आए, से यथार्थवाद आ जाए हमारे सामने, शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, तो क्या है ये, क्या है खेल सिद्धांत, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इन धारणाओं को एक एक करके हम अगली क्लास में देखेंगे और समझेंगे इन धारणाओं के बारे में कि क्या क्या ये धारणाओं में दे रखा है, और कैसे ये हमारे सब्जेक्ट के लिए, हमारे क्वेश्चन के लिए जो नेट के एग्जाम में आते हैं उनके लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।